प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी बुक 9th क्लास। आज शुरू करते हैं। आइए, इसमें जो दिखाया गया है प्रश्नावली 1.5 में, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें सेलेक्ट करनी है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, यह हमें देखकर इनको बताना पड़ेगा। तो पहले हमें इसके बारे में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है, पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है आपको, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज करा दिया जाता है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, बताएगा दोस्तों कोई? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। तथा तीन शर्तें थी दोस्तों इसकी परिमेय संख्या होने की, रेशनल नंबर होने की। एक तो उनका जो रिटिन एज P बटे Q फॉर्म, दूसरी P और Q कैसे होने चाहिए दोस्तों, इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो हमारा डिनोमिनेटर है Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए। P तथा Q दोनों पूर्णांक हो। तथा Q इक्वल नॉट, ये परिमेय संख्या की कंडीशन थे। ये बार बार आपको आएंगे, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अपरिमेय इसकी चार शर्त बताई थी हमने अपरिमेय की। परिमेय संख्या की तीन शर्तें हैं दोस्तों, और अपरिमेय संख्या होने की चार शर्तें हैं। अनवसानी, अनावर्ती, पूर्ण वर्गमूल न हो, पूर्ण घनमूल न हो, और पाई। अपरिमेय संख्या अनवसानी, अनावर्ती, ये आपको बता दिया था दोस्तों। अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? ठीक है, जैसे 1.01, 001, 0001, 00001, इस तरह से चलते जाएंगे। इनका कभी खात्मा नहीं होंगे। ये इनमें ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही, ठीक है, खत्म हो रही है, वैल्यू चलती जा रही है। पूर्ण घनमूल न हो, ठीक है, पूर्ण घन वर्गमूल ना हो, सॉरी, पूर्ण वर्गमूल यानी कि जैसे 4 है, 4 का तुम्हें पता है, इसके टुकड़े हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल में। जैसे 36 है, आप इसे 6 गुना 6 लिखोगे टुकड़े करके, तो इसका 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा पूर्ण वर्गमूल न हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो। जैसे आपका 12 लिख लिया, इसके टुकड़े करोगे, फैक्टर करोगे, तो ये आएगा 2, तो इसका बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का तो जोड़ा बन रहा है दोस्तों, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। इसी तरह पूर्ण घनमूल न हो, घनमूल मतलब यहाँ पे 3 लगा होता है, ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता है वो उसका मतलब वर्गमूल होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों आपको। जैसे यहाँ पे 27 हो गया, अब आपको 3 पेयर बनाने पड़ेंगे घनमूल का मतलब, ये बाहर आ जाएगा 3 के पेयर में से। ठीक है, जैसे 512 हो गया दोस्तों, तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक बाहर आ जाएगा 3 में से, सॉरी 8। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन क्या ऐसी ले ले कि 9 है, इसके आप फैक्टर करोगे दोस्तों, तो इसके 3
तीन संख्या का जोड़ा नहीं होना, दो ही संख्या, जो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये एज इट इज रहेगी, इसका कुछ नहीं होगा। तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूर्ण घनमूल ना हो, ठीक है, पाई और अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो परिमेय और अपरिमेय। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वो ये पूछ रहा है कि इनमें परिमेय और अपरिमेय कौन सी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, 2 एक अलग संख्या है और ये रूट के अंदर है, ठीक है, ये ना तो जुड़ सकती है और ना ये घट सकती है, ना माइनस का निशान है तो ये घट नहीं सकती है, ठीक है ना, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू रूट के अंदर है और ये विदाउट रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहेगी। तो ये कैसी संख्या आ जाएगी दोस्तों, अपरिमेय। करनी वाली जितनी भी संख्या होंगी, करनी, ठीक है, इसका जो अगला एक्सरसाइज आएगी वो करनी पे आधारित है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें। तो करनी वाली जिनके ऊपर रूट, घनमूल वगैरह लगे होंगे वे करनी वाली संख्या कहलाई जाती है, ठीक है। तो उनको अगर हम सोल्व कर सकते हैं, इसको हमने रेशनल और इरेशनल की जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें भी हमने आपको समझाया था कि उनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं। तो ये कैसी संख्या दोस्तों, रेशनल नंबर, और ये कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम घटाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टीज में आपको पहले ही लिखवाया जा चुका है, ठीक है। तो परिमेय संख्या। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड पार्ट में है 3 प्लस रूट 23 और माइनस, ये पूछ रहा है दोस्तों ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले सबसे पहले हमारा काम होगा इसको सोल्व करना, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए 3 प्लस और ये माइनस का रूट 3 है दोस्तों। इसका जो ब्रैकेट था, कोष्ठक जिसे बोलते हैं, ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, इसको हम हटाएंगे, इसको डायरेक्ट हटा देंगे, क्योंकि इसके बाहर ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई चिन्ह है इसके अंदर, ठीक है। या तो चिन्ह के अंदर गुना होती है इसमें, या उस नंबर के अंदर गुना होती है, लेकिन इसके बाहर कोई भी चीज नहीं है, ना तो चिन्ह है और ना नंबर है, तो इसे ऐसे हट जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा आपको। तो ये तुम दिख रहे होंगे, एक तो रूट 23 है प्लस का और एक रूट 23 है माइनस का। प्लस और माइनस एक जैसी रूट के अंदर है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा 3। और 3 कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर आ जाएगा परिमेय। थर्ड पार्ट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। पहले से हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कैसा नंबर आता है, उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश में और हर में दोनों नंबरों में क्या है, रूट 7 यहाँ पे भी है, रूट 7 यहाँ पे भी, और इनके बीच में कहीं का साइन है दोस्तों मल्टीप्लाई का, यानी कि आप इसे ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू रूट 7 और 7 इंटू रूट 7, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, 2 बटे, और ये कैसा रूप है दोस्तों, p बटे q का रूप है, यानी कि कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, परिमेय आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 1 बटा रूट 2, ठीक है दोस्तों, 1 बटा रूट 2। पहला हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, हम इसे सोल्व तो हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन इनमें एक काम करना पड़ता है हमें, ऐसे क्वेश्चन हमें जिसमें बटे में रूट आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर की जो फॉर्म हो, अगर वो क्या में है, रूट में है, तो उसे हम पहले सोल्व करेंगे, उसको हमें हल करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर का हमें रूट खत्म करना पड़ता है, तब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि वो कैसी संख्या है, रेशनल है, इरेशनल है। तो इसका रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं ऐसे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को इनका रेशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयकरण हर का,
ये अंश होता है, ये हर होता है। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, तब हम उसको बाद में देखेंगे वो क्या नंबर हमारा सोल्व हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं दोस्तों? हर का परिमेयकरण अगर ये सिंगल डिजिट है, देख लो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सिंगल डिजिट है, ये एक ही अंक है, ना तो इसमें कुछ जुड़ रहा है और ना ही इसमें कुछ घट रहा है। ठीक है, अगर जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो उसकी कंडीशन अलग होती है, और अगर सिंगल डिजिट है उसकी कंडीशन अलग होती है। जब ये सिंगल डिजिट है तो इसी नंबर की सेम पूरे नंबर की, ठीक है ना, ये जो हमारे पास रेशनल करनी है इसके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे हर का यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करेंगे? 1/√2 है तो 1/√2 ऊपर मल्टीप्लाई करिए आपने √2 और √2। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, जहां पे सिंगल डिजिट होगा वहां पे आप उस डिजिट को उठाओगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे क्या आएगा। तो आपने √2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो √2 आ जाएगा, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों कितना आ जाएगा? एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे ये, क्यों? क्योंकि ये भी रूट है वर्गमूल, ये भी वर्गमूल का साइन है। ठीक है, दोनों के सेम साइन है ना, तो दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब मैंने अभी बताया था अगर 2 गुना 2 है तो उसका एक पेयर बाहर निकल जाएगा, बताया था ना। अगर ये वर्गमूल में कंडीशन आ रही है तो ये आप √2/2 आ गया। अब रूट कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर हमने आपको बताए थे, समझाए थे, तो उसमें देखा था अगर अपरिमेय को परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यानी कि 1/√2 कैसी संख्या है दोस्तों? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका 5वां, 2π। अभी दोस्तों हमने लिखवाया था पाई एक कैसी वैल्यू है? पाई एक कैसी वैल्यू है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने 4 पॉइंट लिखवाए इरेशनल की, 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है इरेशनल की पहचान कैसे करेंगे? इन चारों चीजों से करेंगे हम। ठीक है, ये इनकी पहचान करने की, आइडेंटिफाई करने के इनके पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। इन्हीं से पता चल जाएगा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 2π है। अब पाई कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, उसमें 2 की गुना कर लो, 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भाग दे दो, उसके साथ कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसी रहेगी? रेशनल नंबर ही रहेगी। ठीक है, तो इसको सीधा लिख दो अपरिमेय। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका। ठीक है, इसमें क्या करना था? केवल परिमेय और अपरिमेय को हमें सेलेक्ट करना था, जो हम पिछली क्लासों में, पिछले लेक्चर में हम इनके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इसका, इनमें प्रत्येक जो हमें दे रखी है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 4 पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, इन्हें हमें सरल करना है। ठीक है, इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? देख आइए, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 + √3 2 + √2, ये आपको 2 ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में है, तो दोनों ब्रैकेटों की आपस में क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की आपस में क्या करेंगे? गुना हो जाएगी। पहले इसकी इसमें कर दो या इसकी इसमें कर दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के अपने अपने तरीके हैं, देखे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। आइए, पहले 3 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 की इस पूरे में, तो 3 2 + √2 ये होगी। बीच में क्या है निशान इन दोनों के? प्लस, तो प्लस आ जाएगा। अब √3 के इस पूरे ब्रैकेट में गुना कर देंगे, 2 + √2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की गुना 2 में करिए, 3 × 2 प्लस का निशान, क्योंकि बीच में प्लस है, 3 की गुना
रूट 2 में कर देंगे प्लस रूट 3 के गुना 2 में करिए, बीच में प्लस का निशान है, प्लस आ जाएगा, रूट 3 के गुना रूट 2 में। अब जो मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी कितना होता है 6। अब 3 की रूट 2 में मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि 3 तो बिना रूट के है और 2 जो है रूट के साथ है, तो इनकी कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये अलग जाति से है, ये अलग जाति से, ये होते हैं विजातीय पद। ठीक है दोस्तों, तो इनको केवल ऐसे लिखा जाएगा 3 रूट 2। ऐसे ही 2 के ऊपर वर्गमूल का निशान नहीं है, 3 के ऊपर है, तो इसको लिख देंगे 2 रूट 3। अब देखिए दोस्तों, 3 के ऊपर भी रूट है, 2 के ऊपर भी रूट है। अब ये एक ही जाति के हो गए, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही रूट लगा के, क्योंकि इसका भी एक जैसा है और इसको भी एक जैसा, तो 3 इंटू 2 लिख देंगे। तो 6 3 रूट 2 2 रूट 3 और ये 3 दूनी 6 रूट के अंदर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये जुड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर क्या है 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर कितना है 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर कितना है 6 है। सबकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये नहीं जोड़ सकते क्योंकि अगर जोड़ना है तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वे जुड़ पाएंगे। कैसे, 3 रूट 2 और आपने लिख दिया 5 रूट 2। अब रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, तो बाहर के डिजिट जो है वे आपस में प्लस हो जाएंगे। 5 और 3 8 रूट 2 आप इसको लिख दोगे, ठीक है। सेम डिजिट के ही वैल्यू जुड़ती है और सेम डिजिट की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अलग अलग डिजिट की नहीं होंगी, उनको एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अभी आपने मल्टीप्लीकेशन करी है 2 ब्रैकेटों की, सेम एकदम यही कंडीशन है, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे करेंगे, पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। 3 इंटू 3 माइनस, बीच में क्या का निशान है दोस्तों, प्लस का, तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर रूट 3 की कर देंगे, रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तरीका वही होगा करने का, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 इंटू 3, बीच में क्या का निशान है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 इंटू, बीच में प्लस का निशान है प्लस, रूट 3 के 3 में करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 के रूट 3 में करेंगे, बीच में क्या का निशान है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और रूट 3 के रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, 3 3 जा 9, इनकी मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकती है, ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं होने की, ये भी एज इट इज लिखा जाएगा। रूट वाली संख्या बाद में लिखते हैं और जो कोई नंबर विदाउट रूट का होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। रूट 3 की रूट 3 में करेंगे, सेम दोनों के ऊपर एक जैसा वर्गमूल है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो आप। अगर ये सोल्व हो सकता है तो करो, देखो ये 3 रूट 3, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पर रूट के अंदर की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, तो ये कहीं का है पूरा प्लस का और ये पूरा कहीं का है माइनस का। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है अगर सेम वैल्यू है तो ये आपस में रूट 3 और रूट 3, इसका 3 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल में से, तो कितनी हो जाएगी 6। इसका आंसर दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड में क्या कह रहा है दोस्तों, रूट 5 प्लस रूट 2 और इसका स्क्वायर कर रखा है। अब आपको स्क्वायर के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप इसको क्या करोगे, इसको करने का एक दूसरा सरल तरीका है, रूट 5 प्लस रूट 2, 2 बार है ना इसकी, इंटू 2 बार लिख लोगे आप मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसकी घात कितनी थी 2 थी, पावर घात, ठीक है। तो हमने इसको 2 बार लिख लिया क्योंकि सेम है, उसको 2 बार लिख सकते हो आप। अब तरीका वही है, पहले इस रूट 5 के इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर इस रूट 2 के इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। करने का तरीका, रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, बीच में क्या का निशान है प्लस का, अब इस रूट 2 की कर देंगे पूरे में,
√5 प्लस, ठीक है दोस्तों, तरीका वही है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, √5 की √5 में करिए प्लस √5 की √2 में करेंगे प्लस √2 की √5 में करेंगे प्लस, क्योंकि सारे निशान प्लस ही हैं, √2 की √2 में करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये बार बार आपके सामने रिपीट हो रहा है। अगर सेम डिजिट है रूट के अंदर, सेम डिजिट वाले हैं रूट के अंदर, भाई इसके अंदर भी कितना है दोस्तों 5 है, इसके अंदर भी कितना है 5 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे देखा दोस्तों √3 की आप √3 में कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या है, बाहर 3 आ जाएगा, यानी कि पेयर में से अगर सेम डिजिट है, अगर एक जैसे नंबर है, एक जैसी संख्याएं हैं, तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कर दो, दोनों सेम है बिल्कुल, रूट के अंदर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, इनको एक रूट के अंदर लिख लो, क्योंकि ये भी रूट के अंदर की वैल्यू है और ये भी रूट के अंदर की वैल्यू है, तो इनको एक रूट के अंदर लिख सकते हो आप। ऐसे यहाँ पे ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो एक रूट के अंदर, इसकी भी सेम रूट, सेम वैल्यू है, सेम संख्या है, सेम नंबर है, सेम डिजिट है, तो 2 बार आ जाएगा। 5 दूनी गुना होगी, 2 पंजे 5 और 2 कितना हो जाएंगे, ये तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट ही नहीं है, तो वो वैल्यू जुड़ जाएगी, अगर जुड़ रही है तो प्लस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे रूट के अंदर कितनी है 10, और यहाँ पे कितनी है रूट के अंदर 10, दोनों के अंदर सेम है, तो एक ही है, यहाँ पे एक माना जाएगा, जिसके बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ हमेशा एक रहता है मल्टीप्लाई में, उसको आप 100 करिए या ना करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए 100 करना पड़ा हमें, क्योंकि एक √10 ये है और एक √10 ये है, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, जो डिजिट वाली रूट वाली वैल्यू है बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये हो गए जातीय पद। ठीक है, एक ही जाति की होगी, क्योंकि इनके रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों में रूट है, इसमें भी रूट आ रहा है, इसमें भी रूट आ रहा है, और दोनों रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, ये जुड़ जाएंगे, एक √10 और एक √10 प्लस के 2 √10, ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इन चीजों का स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें है। इसका लास्ट पार्ट रह गया 4th, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है इसमें, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब 2 ब्रैकेट आ गई है, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, यहाँ पे भी आपने 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर चुके हो, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर चुके हो, थर्ड पार्ट में भी 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर चुके हो, और ये फोर्थ पार्ट आया, इनमें भी 2 ब्रैकेट बने हुए दे रखे हैं, तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम वही होगा जो आपने इसमें करे है। ठीक है, तो √5 की पहले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, √5 इंटू √5 प्लस √2, पूरा ब्रैकेट लिख दिया आपने, बीच में निशान कहीं का दोस्तों, माइनस का। अब इस √2 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, √2 √5 प्लस, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, √5 की √5 में करेंगे, √5 इंटू √5, बीच में प्लस का निशान है। अब √5 की क्या में करोगे, √2 में, भाई √5 की पहले इसमें करोगे √5 में, फिर √2 की √5 की √2 में करेंगे। ठीक है, बीच में निशान प्लस का है, अब यहाँ पे निशान क्या है माइनस का, तो माइनस √2 की √5 में करोगे पहले, अब ये माइनस का और ये प्लस का निशान है, इनकी मल्टीप्लाई भी होगी चिन्हों की आपस में। ठीक है, जो साइन है उनकी भी आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लाई में ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में हो रही है, तो इसका रिजल्ट प्लस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है, तो इसका रिजल्ट प्लस। ये चिन्हों की मल्टीप्लाई होती है, अगर सेम चिन्ह है, अगर चिन्ह कैसे हैं, सेम है, जैसे माइनस माइनस की प्लस, प्लस प्लस की प्लस, तो उनका आंसर प्लस आएगा मल्टीप्लाई में। और अगर अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट साइन है, ठीक है, यानी कि विपरीत चिन्ह है, माइनस की प्लस में करो या प्लस की माइनस में करो, तो उनका आंसर माइनस ही आएगा। ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान रखना आपको। तो माइनस की गुना प्लस में करी माइनस, और √2 की √2 में,
रूट 5 सेम है बिल्कुल, अंदर की जो संख्याएं वे कैसी हैं, सेम है, डिजिट जो है अंदर की सेम है, रूट के अंदर है, तो 5 बाहर आ जाएगा। रूट 5 की रूट 2 में करो तो रूट 10, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के कैसे रूट है, दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 पंजे 10, रूट 10 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, 2 पंजे 10 एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। अभी पीछे बताया जा चुका है, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसका है सेम डिजिट है। तो ये प्लस का रूट 10 है और ये माइनस का रूट 10 है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 5 में से 2 गए दोस्तों 3, ये इसका आंसर आ गया। ये इनके सॉल्यूशन हुए, कैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करने का ये मेथड हो गया। इन्हें आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो आइडेंटिटीज होती है हमारी, सर्व समीकाएं जो होती है, उनकी हेल्प से भी आप इन्हें कर सकते थे, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आपका पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, बहुपद का, उसमें उनका यूज होगा। तो अभी हमें यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई से ही करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इसके दूसरे तरीके जो हमारे पास है वो ये है कि हम आइडेंटिटीज को जो है हमारे पास याद होना चाहिए। अगर ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है a स्क्वायर अगर शुरू की वैल्यू सेम है दोनों ब्रैकेटों में और बाद की वैल्यू भी सेम है दोनों ब्रैकेटों में, लेकिन चिन्ह का अंतर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो उनका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा पास एक क्वेश्चन था, लास्ट 4th क्वेश्चन, वो इसी के बेस पे था, जिसका 4th पार्ट था वो इसी के बेस पे है। दूसरा शुरू की वैल्यू क्या है, दोनों ब्रैकेटों में सेम है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है, सेकंड जो वैल्यू है वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है, तो उसका रिजल्ट अलग होता है। दोनों प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ब्रैकेटों में सेम चिन्ह है और शुरू की वैल्यू सेम है, बाद की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो उसका रिजल्ट ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है ये आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस स्क्वायर को कैसे कर लेंगे दोस्तों, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यही वैल्यू सेम माइनस में आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, केवल यहाँ पे चिन्ह का डिफरेंस आ जाएगा, वरना दोनों सेम फार्मूले हैं, ठीक है ना। एक में प्लस है तो सारी वैल्यू प्लस की है, एक में माइनस है तो लास्ट वाली वैल्यू माइनस है, जिसके साथ 2 लग रहा है उसमें साइन का परिवर्तन हो चुका है, चिन्ह का परिवर्तन, ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस हो चुका है। तो ये 3rd क्वेश्चन हमारा a प्लस बी के स्क्वायर पर ही आधारित, आप इसे इस तरह से भी कर सकते थे खोल के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में क्या कहना चाह रहा है, पाई कोई वृत्त की परिधि, ठीक है दोस्तों, पाई कोई वृत्त की परिधि और उसके व्यास माना d, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या माना है, c के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, यानी पाई बराबर c/d, ठीक है। यह तथ्य अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त पता होना चाहिए, ठीक है। मान लिया एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और ये इसके एक व्यास है, ठीक है, व्यास वो होता है जो उसके केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला और दोनों वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाला उसका व्यास होता है। और OA क्या है, त्रिज्या, OB की भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, A से लेकर B तक इसका व्यास है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि
2 पाई इंटू त्रिज्या। ठीक है, ये इसकी परिधि होती है। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है आपको दोस्तों? सी। 2 पाई त्रिज्या मान लिया इसकी आर है। ठीक है, आर क्या है इसकी? त्रिज्या है। तो पाई की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? पाई तो यहीं रहेगा और ये पाई की मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यू 2b और आर भी, जब ये मल्टीप्लाई में है गुना में है तो धरा के क्या हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। 2r पाई बराबर क्या आ गया? 2r। ठीक है, r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r है। व्यास बराबर क्या होता है वृत्त का? 2 गुना त्रिज्या। व्यास कितना दे रखा है? d और त्रिज्या आपने कितनी मानी? r। 2r। d की जगह 2r की जगह आप क्या लिख सकते हो? d। तो पाई की जो वैल्यू आ गई है c बटा d। पाई एक कैसी संख्या आ गया? c बटा d। p बटा क्यू की फॉर्म में आ चुकी है। ये जो हमारे सोल्व करके आई है पाई की वैल्यू कैसे आ चुकी है? p बटे क्यू की फॉर्म में आ चुकी है। यहां पे पहले मान लेता है, माना पाई एक परिमेय संख्या है, या मतलब मानो एक एज्यूम करके चलते हैं, मान लिया पाई एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे पाई बराबर क्या आ गया? p बटे क्यू की फॉर्म आ गई। और p बटे क्यू की फॉर्म किस में होती है? रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, क्योंकि परिमेय संख्या का पहला ही पॉइंट क्या है जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये p बटे क्यू के रूप में आ गया, p बटे क्यू की फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाई एक कैसी संख्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। पाई एक परिमेय संख्या आ चुकी है। ठीक है ना दोस्तों? किंतु ये पाई हमें पता है कैसी संख्या एक्चुअल में, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पाई कैसी संख्या है? हमने भी पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय के हमने 4 पॉइंट गिनाए थे उनकी पहचान करने की कि ये अपरिमेय संख्या होती है। उसका चौथा पॉइंट क्या था? पाई। इनकी पाई की संख्या है अपरिमेय। किंतु ये क्या है भाई? पाई है तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसे निकल के क्या आ रहा हमारा? परिमेय संख्या आ रहा है। हमने माना भी कि मान लिया पाई एक परिमेय संख्या कुछ देर के लिए, तो वही आगे रिजल्ट जो हमने माना था वही हमारे सामने आगे सोल्व हो गया। लेकिन फिर भी पाई है कैसी संख्या? जो हमने शुरू से मानते आ रहे हैं, पाई अपरिमेय संख्या का चौथा पॉइंट था कि अपरिमेय संख्या को पहचान करने के लिए 4 पॉइंट आपको पता करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो उसमें पाई भी एक लास्ट पॉइंट था कि हाँ पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे कैसी आ गई? रेशनल नंबर आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो ये क्या हुआ? किंतु ये जो हमारा एजम्पशन है वो किसके विपरीत है? जो कथन है हमारा, जो शुरुआत में हमारा क्या है? फैक्ट है, उसके क्या आ गया? अपोजिशन में आ गया। ठीक है दोस्तों? किंतु ये तथ्य विरोधाभास है। क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अबे जय भाई काटेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है? अतः हमारे द्वारा माना गया कथन अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। पाई कैसी संख्या है?
किंतु ये तथ्य विरोधाभास है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमें पता है ये शुरू में पढ़ते आ रहे हैं। अतः हमारे द्वारा जो माना गया कथन था कि पाई एक परिमेय संख्या वो क्या है, गलत है। तब पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले पाई को हमने मान लिया परिमेय संख्या है, और हमने शो भी कर दिया कि वो एक परिमेय संख्या पी बटे क्यू की फॉर्म में आ गया, चूंकि ये कैसी फॉर्म में आ गया, पी बटे। ठीक है, लेकिन क्या है, पाई किंतु तथ्य विरोधाभास है, क्योंकि पाई एक कैसी संख्या होती है, परिमेय होती है, तो हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है, गलत है। और पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस केवल इसमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर शो करना है आपको। संख्या रेखा पर ठीक है दोस्तों, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है, कैसी वैल्यू, उसे हमें क्या शो करना है, संख्या रेखा पर। नंबर लाइन का हमें उसे दिखाना है। तो उसको दिखाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, तो उसको समझ लीजिए एक बार। ये एक तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो हल्का सा यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर रेखा पे दिखाना है, खींचना है, वो कैसे करेंगे, सर्वप्रथम तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन साथ के साथ लिखनी पड़ेगी। जो हमें स्टेप करेंगे वो हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। स्टेप 1, सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींची। ठीक है, सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा खींची। नाम दे दो इसको कुछ भी, ए बी, एक क्षैतिज रेखा ए बी खींची। ठीक है, 20 एक सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 एक सेंटीमीटर की दूरी बी से, ये बी है ना, तो 1 सेंटीमीटर दूरी से आगे बढ़ा दिया हमने सी तक। नंबर 2, बी से या ए बी को, ए बी का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझो क्या होगा, ए से बी की तरफ। ठीक है ना, अगर बी ए लिखेंगे तो बी से ए की तरफ बढ़ाना पड़ेगा हमें। हमने क्या करा कि ए बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, यानी कि ए बी को इस दिशा में आगे बढ़ाया, यानी कि सी तक। ए बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया बिंदु सी तक। ए बी को 1 सेंटीमीटर बिंदु सी तक आगे बढ़ाया। एक सेंटीमीटर कोई सी भी आपको संख्या रेखा पर लाइन खींचनी हो, उसमें 1 सेंटीमीटर हमेशा आप आगे ही बढ़ाओगे। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर। अब ए से बी तक तो थी दोस्तों 9.3, लेकिन अगर मैं ए से सी तक करूं तो कितनी होगी 10.3, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ चुकी है। अब हमें इसे संख्या रेखा पर शो करना है। ठीक है, ये 9.3 है और ये यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 9.3। हमें अंडर रूट 9.3 को शो करना है संख्या रेखा पर। ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, अब इसे अंडर रूट में शो करना है। यहाँ से 1 से शुरू होगी, 1 से लेकर 9.3, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देती हो गया 10.3। 9.3 में 1 जोड़ोगे तो 10.3 हो गया। अब इसको करने का क्या तरीका है, देखिए ये हमारे पास एसी आ गई। सर्वप्रथम एसी का क्या खींचेंगे, नंबर तक। रोड नंबर तक कैसे खींचते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप आएगा, बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ चाप लगाया।
ठीक है। देखो किसी भी चीज का लंबर तक खींचना, लंबर तक खींचने का सब में यही तरीका रहेगा। ये हमारी दूरी हमें एसी का लंबर तक खींचना है, ठीक है। किसका लंबर तक खींचना है? एसी का। तो एसी का लंबर तक खींचने के लिए बिंदु ए को केंद्र मानोगे आप, ठीक है। और आधे से ज्यादा दूरी कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरी 10 पंक्ति है तो आप 6 ले लो, 7 ले लो, आइडिया तो कुछ भी ले लो, आधे से ज्यादा है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप यहाँ पे लगाओगे आप और एक चाप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। आधे से ज्यादा दूरी लेकर के तो दोनों तरफ चाप लगा दिए, एसी के दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों तरफ हो गया, ठीक है। ऐसी सेम उसी दूरी से बिंदु सी को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर, ठीक है ना, जो हमने इन्हें भरी थी उसी दूरी को लेकर दोनों तरफ चाप लगाए। तो ये पॉइंट हमें साथ के साथ लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी दूरी से दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ? एसी के दोनों तरफ चाप लगाए। जो पहले से चाप को, पहले के चापों को, ठीक है ना, जब आप सी से दूरी भरोगे और यहां पे लगाओगे तो ये आपको इस तरह से काट देंगे। इनका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। पहले के चापों को पी व क्यू पर काटते हैं। पांचों पॉइंट पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को आप इन्हें मिला देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसका लंबरदक हो गया। इसका आधा भाग इधर होगा और आधा भाग इसका इधर होगा, इसको बोलते हैं हम लंबरदक, ठीक है। ये आपने खींच लिया। अब ये छठा लंबरदक जो है एसी को कहां पर काट रहा है? मान लिया एम बिंदु पर काट रहा है इसको। किसको? कहां पर? एम बिंदु पर, जो एसी को एम पर काटता है, ठीक है। एम पर काट दिया। अब एम को केंद्र मानकर दूरी चाहे तो एम ए ले लो, चाहे दूरी एम सी ले लो। एक तुम्हें अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है? अर्धवृत्त। 7वां स्टेप, एम को केंद्र मानकर दूरी एम ए या एम सी लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है। यहां पे प्रकार के नोक रखोगे और दूरी कितनी लोगे? एम ए या एम सी, ठीक है। और इस तरह से एक चाप ये अर्धवृत्त का खींच जाएगा, ठीक है। खींच गया। 8वां पॉइंट, अब बिंदु बी से क्या करोगे? लंबर तक खींचोगे। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचोगे बिंदु बी पर, जो बिंदु बी था। बिंदु बी से एक लंब रेखा खींची जो अर्धवृत्त को, जब यहां से एक 90 डिग्री का कोण खींचोगे आप, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये अर्धवृत्त को कहां काटेगा? मान लिया एन बिंदु पर। ये 90 डिग्री का है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। जब लंबर तक खींचते हैं, लंब रेखा खींचते हैं तो दोनों तरफ 90-90 होता है, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त को कहां पर काटता है? अर्धवृत्त को बिंदु एन पर काटता है। ये इसके स्टेप हैं। ये स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। जो जो भी आप करोगे कंस्ट्रक्शन, मतलब ये होता है रचनाओं का, जैसे जैसे आप इन्हें यहाँ पे करोगे वो ही आपको रिटर्न में करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब बिंदु बी को केंद्र मानना है आपको और दूरी कितनी बढ़नी है? बी एन।
बिंदु बी को केंद्र मानकर बीएन दूरी भरकर एक हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहां से ये जो दिए बिंदु बी से एक लंब रेखा खींचोगे। लंब रेखा का मतलब होता है सीधी जो रेखा है ये 180 की होती है। इस पर लंब रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, 90। बिंदु बी से एक लंब रेखा खींची, ये 90 डिग्री का कोण बनाना, 30 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है ना, जब भी आपकी रचनाएं शुरू होंगी उसके बारे में और ज्यादा विस्तार से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो अर्धवृत्त को एक रेखा बी जो है जब रेखा मिलाएंगे तो एन पर काटेगी। ठीक है, अब बी को केंद्र मानकर तो प्रकार में कितनी दूरी भरेंगे, बी एन, यानी कि इतनी दूरी प्रकार में भरेंगे। बी को केंद्र मानकर और प्रकार में बी एन दूरी भरकर एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 9 पॉइंट आ जाएगा हमारा। अर्धवृत्त को बिंदु एन पर काट दिया। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार में बीएन दूरी भरकर एक डॉटेड चाप लगाया जो एफ को बढ़ी हुई रेखा एफ पर काटता है, जो एसी की बढ़ी हुई रेखा को एफ पर काटता है, जो एसी की बढ़ी हुई रेखा को एफ पर काटता है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा आप यहाँ पे करोगे वो स्टेप आपको लिखना पड़ेगा सेम। ठीक है, आगे पीछे भी नहीं करना है। मैं हमने ये लाइन खींची तो सबसे पहले ये लाइन ही लिखनी पड़ेगी कि हमने सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा खींची ये भी। ठीक है, तो ये जो बिंदु एफ आया है ये हमारा क्या हो गया, 10वां पॉइंट। बिंदु एफ ही √9.3 को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये जो दूरी है दोस्तों, अगर हम यहां से मिलाएंगे ये 9.3 ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मिला दिया हमने तो एक त्रिभुज बन गया एम एन बी, समकोण त्रिभुज बन गया। ये कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया है। और यहां से यहां तक की दूरी आपको पता ही है 9.3 है। ठीक है, आप ये दूरी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये त्रिज्या होगी इसकी, ये त्रिज्या होगी इसकी। त्रिज्या में से इस 9.3 में से अगर ये निकाल दोगे, सॉरी 9.3 में से त्रिज्या निकाल दोगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। और ये दूरी आपको पता है, ये तो दूरी पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चाप जो है बिंदु एफ, ये किसे शो करेगा, √9.3। अब आपके पास चाहे √6.3 आ जाओ, 6.4 आ जाओ, 5.2 आ जाओ, 3.9 आ जाओ, 8.4 आ जाओ, आप सभी वैल्यू को इसी तरह से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। रूट वाली वैल्यू है, कैसी वैल्यू है। सर्वप्रथम जैसे 8.4 है तो आपने 8.4 की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर तक उसे आगे बढ़ा देंगे। सही है, फिर दोनों सिरों को आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे, एक लंबर तक खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, इस लंबर तक पी और क्यू पर काट रहे हैं और इस रेखा को एम पर काट रहे हैं। और फिर ये जो हमारा पॉइंट था पहले, इसको हमने लंब रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को एन पर काटेगी। अब बी में दूरी भरनी है, बी को केंद्र मानना है और बी दूरी भर एक डॉटेड रेखा खींचेंगे जो इस बढ़ी हुई रेखा ए से सी तक की बढ़ी हुई रेखा कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, उसको एफ पर काटेगा। जो बिंदु आएगा यही हमें शो करेगा कि हमारा √9.3 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी उसमें थोड़े से आ चुके हैं क्वेश्चन।
पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण का। आइए दोस्तों अब इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले बताया जा चुका है। पहले जो क्वेश्चन है जिनका परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन। जो इसके डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो इनके रेशनलाइजेशन करना है वो डिनोमिनेटर का करना है, हर का। यानी कि मतलब यह हुआ क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर होते हैं वही करनी के रूप में नहीं हो सकते, उन्हें हमें करनी के रूप में से रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उस रिमूव करने के तरीकों को ही क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परिमेयकरण करना बोलते हैं। कैसे परिमेयकरण करते हैं अभी हमने आपको बताया था, फिर दोबारा से आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/√7 है, इसको हमें परिमेयकरण करना है। तो 1/√7 है, सिंगल डिजिट है, बस ये ध्यान रखना है, सिंगल डिजिट है डबल डिजिट है। यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो क्या बताया था आपको, जो नंबर है उसकी सेम ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे यहाँ पे कह सकते हो √7 का अंश हर में गुना करने पर √7 की क्या होगी, √7 और √7 दोनों सेम डिजिट है और वर्गमूल के अंदर है तो 7 बाहर आ जाएगा। बस दोस्तों तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे करने का रूप नहीं रहना चाहिए, रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, उसको हटाने क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करना कहलाता है डिनोमिनेटर का, यानी कि हर का परिमेयकरण करना ही जो उसको क्या कहलाया जाता है, परिमेयकरण। हर की करने का रूप हटाना उसका परिमेयकरण कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें 2 डिजिट आ गई और बीच में चिन्ह आ गया, यही इसमें फर्क है। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, इनके 3 के आते हैं मोस्टली क्वेश्चन। सिंगल के और डबल के ये 95% है और 2-4% आपको ट्रिपल डिजिट के देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट चल के क्लासेस में। वैसे होंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट और डबल डिजिट का ही फिलहाल करना है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसका परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट दे दीजिए, बीच में चिन्ह भी दे दिया। जब इसका आप परिमेयकरण करोगे तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी, अंश में भी और हर में भी, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन किसकी, इन दोनों की, √7 √6 अपॉन √7 √6। ठीक है, लेकिन चिन्ह कैसा होगा इनके बीच का, इसके अपोजिट चिन्ह होगा। यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपको इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यही इसमें अंतर है डबल डिजिट में मल्टीप्लाई करने में। पूरे डिजिट की तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन चिन्ह कैसा करना पड़ेगा, इस साइन के अपोजिट करना पड़ेगा, इसका उल्टा। माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा और प्लस दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा। बस अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन कैसा होगा इसका, ऊपर तो √7 प्लस √6 रहेगा क्योंकि एक की गुना करेंगे, लेकिन 2 ब्रैकेट होगी नीचे, और एक मैंने आइडेंटिटीज भी बताई थी अभी आपको। अगर आपको दे रखा है कि आपके पास a प्लस बी एक प्लस में और a माइनस बी एक माइनस में हो, तो इसको हम a² माइनस b² लिख सकते हैं। यह आइडेंटिटीज थी, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई का भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीका आपके पास है। 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए इसका आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे। शुरू की दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, बाद की दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। शुरू की संख्या देखो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है। बाद की दोनों संख्या यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, और दोनों के जो चिन्ह है, दोनों ब्रैकेट के चिन्ह अपोजिट होने चाहिए। एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस, एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस होना चाहिए। एक का माइनस है तो एक का प्लस, अपोजिट है, तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी सबसे मीटर। यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है, आपको ये लिख सकते हो आप इसको a²। ए में क्या है √7 इसका स्क्वायर, बीच में चिन्ह का यहाँ पे माइनस का, √b का स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है ये देख लो, a की वैल्यू कितनी है √7, बाद वैल्यू b की वैल्यू है। a की वैल्यू √7 होगी और b की वैल्यू √6 होगी, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए। इस रूट से, इसके रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। 7 और यहाँ पे 6, 7 में 6 गया दोस्तों, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। √7 प्लस √6 बटे
एक को लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी रहता है ये इसका। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का करोगे, रेशनलाइजेशन 1/√5 प्लस √2। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखना डबल डिजिट है, डबल डिजिट का करने का क्या तरीका है, केवल चिन्ह उल्टा करते हैं। यहाँ पे कहीं का चिन्ह है दोस्तों, प्लस का, और हमें क्या करना है, माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 माइनस √5 माइनस इसकी तो एक में मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट की, तो ये तो एज इट इज रहेगा सेम, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पर। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी ये सेम आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, नीचे हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगा। डबल डिजिट है तो उसमें हमेशा यही आइडेंटिटी यूज होगी सब समय का, इसका ही यूज करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे। इसका बस तुम्हें a की वैल्यू पता करनी है, कितनी है, √5 शुरू की वैल्यू है, बीच में माइनस, और बाद की वैल्यू कितनी होती है, b की वैल्यू कितनी है, √2 है इसका। तो √5 माइनस √2, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 5 बचा, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 2 बचा, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, आपके पास कितने बचेंगे, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम वैसे ही है, उसमें भी कुछ नहीं है। 4 में क्या है, 1/√7 माइनस, तो भाई नीचे रूट है, चाहे वो सिंगल डिजिट के ऊपर हो चाहे वो दोनों डिजिट के ऊपर। यहाँ पे दोनों डिजिट के ऊपर था रूट, इसके ऊपर भी रूट था, इसके ऊपर भी रूट था, ठीक है, इसके ऊपर भी रूट था, इसके ऊपर भी रूट था, यहाँ पे इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर नहीं है रूट। लेकिन हमें तो रूट वाली संख्या को रिमूव करना है। अभी दोनों संख्या मानी जाएंगी, दो ही संख्या मानी जाएंगी, यहाँ पे डबल डिजिट। तरीका वही है डबल डिजिट को सोल्व करने का, √7 माइनस √2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, चिन्ह बदल दो बस, इसकी मल्टीप्लाई एक में करोगे तो ये एज इट इज ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे फिर वही बनेगी आइडेंटिटी, दोनों की वैल्यू सेम है, शुरू वालों की, बाद वालों की वैल्यू सेम है, बीच में प्लस और माइनस है, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, √7 माइनस b का स्क्वायर, b का मान कितना है, 2, √7 प्लस 2, इस स्क्वायर से इसका रूट कर दिया 7, लेकिन इसके ऊपर तो रूट है नहीं दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा दोस्तों, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2 में 4 आ जाएगा, 7 में 4 में 3। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी, सरल करने का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों, ये आपकी 1.5 एक्सरसाइज जो है समाप्त हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों।